रास्ते में नीलू और कालू की नजर शेर की लाश पर पड़ती है, जो कि एक पेड़ के साथ लटकी हुई थी और उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। अरे नीलू बहन, हो ना हो ये बबली बहन ही है। हमें जल्दी से शेर की गुफा के पास जाना होगा, वरना वह शेर के बच्चों को भी मार देगी। बबली गाय और बबलू खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अब उनके यहाँ बच्चे होने वाले थे। वह दोनों बहुत ही खुश थे। नीलू और चिंटू मिंटू को बबली के बच्चों का बड़ा बेताबी से इंतजार था। वह सभी जंगल में प्यार और मोहब्बत से रहते थे और एक दूसरे की खुशी और गम को अपनी खुशी और गम समझते थे। तुम मेरा इंतजार करो, मैं कुछ ही देर में आसपास कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर आता हूँ। बबलू भाई, आप बेफिक्र रहो, मैं बबली बहन के साथ ही हूँ। आप बेफिक्र होकर जाओ। बबली मौसी, मैं आने वाले मेहमानों का नाम चिंटू मिंटू रखूंगा, और अगर वह 2 से कम या ज्यादा हुए तो फिर क्या करोगे बेटा? मौसी, कम तो नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा हो सकते हैं, वह बाद में देखेंगे। अगर आसपास कोई गुफा मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तभी बबलू को सामने एक गुफा नजर आती है। अरे हाँ, ये ठीक रहेगी। एक बार देख लेता हूँ, इसके अंदर कोई पशु पक्षी तो नहीं। बबलू जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो उसे शेर की आवाज आती है। अरे बाप रे, यहाँ तो कोई शेर आ गया है। इससे पहले तो यहाँ आसपास कोई शेर नहीं था। मुझे यहाँ से निकलना होगा। बबलू जैसे ही गुफा से बाहर निकलने लगता है तो बाहर खड़े शेर को देखकर डर जाता है। अरे वाह शेर सिंह, क्या मुकद्दर पाया है तूने। शिकार तो खुद चलकर तुम्हारे पास आया है। मुझे छोड़ दो, मेरी बीवी पेट से है। मैं बच्चों का बाप बनने वाला हूँ। मुझे मेरे बच्चों और पत्नी से जुदा मत करो। अरे ये मैंने क्या कह दिया? अच्छा, तो तुम्हारी एक पत्नी भी है और बच्चे भी आने वाले हैं। अरे वाह, तूने तो पूरा पैकेज तैयार कर रखा है मेरे लिए। शेर सिंह को बबलू पर जरा भी रहम नहीं आता और वह बबलू पर हमला कर देता है और कुछ ही देर में बबलू को चीर फाड़ कर रख देता है। नीलू बहन, मुझे ऐसा लगा है जैसे किसी ने मेरे कलेजे को हाथ डाला है। तुम जल्दी से देख कर आओ कि बबलू ठीक तो है। अरे बबली बहन, तुम चिंता मत करो, मैं अभी देख कर आती हूँ। बबली को इस बात का क्या पता था कि उसके बच्चों का बाप उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। अरे ऊपर वाले, यह क्या हो गया? मैं बबली को जाकर क्या बताऊंगी कि उसके पति को शेर ने चीर-फाड़ डाला है? अरे दुष्ट, तुझे जरा भी रहम नहीं आया। तुमने एक हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। अरे ओ छोटी चिड़िया, मैं जानता हूँ मुझे इसके आने वाले बच्चे और इसकी पत्नी की फिक्र है। बस तुम सब्र करो, 1 या 2 दिन में मैं इसे खत्म करके फिर इसकी पत्नी का शिकार भी कर लूंगा। लेकिन तुम मुझसे बचकर रहना, ये ना हो कि इनको बचाते बचाते तुम भी मेरा शिकार बन जाओ। अब मैं बबली बहन को जाकर क्या कहूँगी? ऐसी हालत में उन्हें बबलू भाई के बारे में बताना ठीक नहीं रहेगा। शेर सिंह बबली के बारे में जान गया है। मुझे उसे किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाना होगा। इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ मोंटू भाई ही मेरे काम आ सकते हैं। नीलू बहन, मुझे बताओ बबलू कहाँ है? मेरे दिल को कुछ हो रहा है। बबली बहन, चिंता की कोई बात नहीं, बबलू भाई काम से गए हैं। वह कह रहे थे कि बबली को अपने साथ मोंटू भाई के पास ले जाओ, वह सुरक्षित जगह है। नीलू बबली को मोंटू की तरफ ले जाती है।
बबली को नीलू की बात पर दिल ही दिल में शक हो रहा था। मोंटू की बिल के रास्ते एक बड़ी सी गुफा थी। मोंटू बबली को उस गुफा में ले जाता है। बबली बहन, आप यहाँ पर सुरक्षित हो। यहाँ पर कोई भी जंगली जानवर नहीं आ सकता। बबली बहन, आप यहाँ से कहीं जाना मत। हम आपके लिए भोजन का इंतजाम करते हैं। चिंटू मिंटू भी आपके पास ही हैं। नीलू बिल से बाहर आकर मोंटू को बबलू के बारे में सब कुछ बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। इसका मतलब है बबली की जान को खतरा है। हमें बबली को हर सूरत उस दुष्ट शेर से बचाना होगा। यह जंगल कितना सुंदर है। यहाँ पर कई गायें हैं। मुझे और भी शिकार मिलता रहेगा। यहाँ रहना ठीक रहेगा मेरे लिए। उधर नीलू, कालू और मोंटू शेर को जंगल से बाहर भगाने के लिए योजना बनाना शुरू कर देते हैं। हमें किसी तरीके से शेर को उस गड्ढे के पास लाना होगा और फिर धोखे से उसे उस गड्ढे में फेंक देना होगा। अगर वह उसमें गिर गया तो बाहर नहीं निकल पाएगा। आखिर इसकी पत्नी कहाँ छुपकर बैठी है? मुझे ताजा बैल खाने के बाद फिर से भूख लग रही है। उधर बबली के यहाँ 3 नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही सुंदर थे। हो ना हो नीलू ने मेरे साथ झूठ बोला है। अगर बबलू जिंदा होता तो अब तक मेरे पास आ जाता। वह तो अपने बच्चों को देखने के लिए इतना खुश था, तो अब दूर कैसे जा सकता है? लाली, तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरे परिवार को साथ ले आई। तुम हमारी खास खदीमा हो। नस्ल दर नस्ल हमारे परिवार की खिदमत करती तुम्हारी परिवार आ रहे हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मैं 2 दिन से उस गाय को ढूंढ रहा हूँ। तुम खोज लगाओ कि वह गाय कहाँ छुपकर बैठी है। आप चिंतित ना हो, मैं अभी पता लगाती हूँ। लाली चुपके से कालू और गोरी की बातें सुन रही थी। कालू, बबलू के साथ तो बहुत जुल्म हुआ। बेचारे को अपने बच्चे देखने भी नसीब नहीं हुए। हाँ गोरी, और फिर बबली को भी इस बात का इल्म नहीं। वो बेचारी बिल में छुपकर अपने बच्चों को लिए बैठी है। अच्छा, तो ये बात है। अभी जाकर शेर सिंह को बताती हूँ। लोमड़ी तुरंत जाकर शेर को बताती है कि बबली बिल में छुपकर बैठी है। बच्चों, मेरा इंतजार करो। मैं अभी आपके लिए एक ताजा बैल लेकर आता हूँ। लाली लोमड़ी नीलू की आवाज निकालकर बबली को आवाज देती है। अरे बहन, सुन रही हो? मैं बबलू भाई का संदेश लेकर आई हूँ। अरे बहन, सुन रही हो? मैं बबलू भाई का संदेश लेकर आई हूँ। बबली नीलू की आवाज सुनकर एकदम बाहर को दौड़ती है। जैसे ही वह गुफा से बाहर आती है तो शेर बबली पर हमला कर देता है। बबली, तुम्हारे पति को भी इसी तरह मैंने गुफा से बाहर निकलते ही अपना शिकार बनाया था और तुम भी गुफा से निकलते ही मेरा शिकार बन गई। इसके साथ ही शेर बबली की गर्दन पर हमला करता है और उसके सर को धड़ से अलग करके रख देता है। उस दुष्ट शेर ने बबली और उसके पति को उसके मासूम बच्चों से छीन लिया था। दुष्ट शेर, तुमने हमसे हमारी खुशियाँ छीन ली। मैं अपने और अपने पति की मौत का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। शेर बड़ी बेरहमी से बबली को मारकर उसको अपने बच्चों के पास खाने के लिए ले जाता है। उधर दूध पीते बच्चे माँ के इंतजार में बैठे थे कि कब माँ आएगी और वह अपनी भूख मिटाएंगे। बिल के बाहर नीलू, कालू और मोंटू बबली के कटे सर को देखकर घबरा गए थे और कुछ बोल नहीं पा रहे थे। बेटा चिंटू, ये सब कैसे और कब हुआ? मैं तो आपको बबली मौसी के पास छोड़कर गई थी। अब से कुछ देर पहले
बबली मौसी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी कि अचानक एक आवाज आई कि मैं बबलू का संदेश लेकर आई हूँ। बबली मौसी को ये था कि उन्हें आप बुला रही हो और आवाज भी बिल्कुल आपकी सी थी। बबलू अंकल का नाम सुनते ही वो दौड़ी और बाहर आई। इसका मतलब हुआ कि शेर के साथ कोई और भी था जिसे पता था कि बबली यहाँ है। नीलू बहन, हमें यहाँ से जाना नहीं चाहिए था। ये बहुत बुरा हुआ, जुल्म हुआ है। दूध पीते बच्चे माँ के बिना कैसे रह पाएंगे। बबली की आत्मा ये सब सुनकर बहुत दुखी थी। मेरे बच्चों, जब तक आप बड़े नहीं हो जाते, मैं आपसे मिलने रोज आया करूंगी। मैं ये दूध आपके लिए लाई हूँ, जल्दी से पी लो। अब मुझे उस दुष्ट शेर को खत्म करना होगा और उसके परिवार को इस जंगल से दूर भगाना होगा ताकि मेरे बच्चे आजादी से यहाँ जी सकें। बबली शेर की गुफा के पास जाती है जहाँ वो अपने परिवार के साथ आराम कर रहा था। लाली, आज का शिकार तुम्हारी वजह से मेरे हाथ आया। तुम वाकई बड़ी काम की चीज हो। अच्छा, तो तुम हो जिसने धोखे से मुझे गुफा से बाहर बुलाया। मैं आज ही तुम्हारा काम तमाम कर दूंगी। सरकार, मैं थक गई हूँ। अगर इजाजत हो तो कुछ देर आराम करने के लिए चली जाऊँ? हाँ जरूर, क्यों नहीं, जाओ तुम कुछ देर आराम कर लो। बच्चों, ये दूध कहाँ से आया? मम्मा, 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 मम्मा। कालू भाई, ये बच्चे क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीलू बहन, हो सकता है कि बबली की आत्मा वापस आ गई हो। अगले दिन शेर लाली का इंतजार करते करते थक जाता है, लेकिन लाली वापस नहीं लौटी। लाली की थोड़ी तारीफ क्या कर दी, वह आज अभी तक आई ही नहीं। मैं अभी उसे देख कर आता हूँ, तुम बच्चों का ख्याल रखना। जब शेर लाली की गुफा में जाता है तो लाली वहाँ नहीं थी। अगर लाली यहाँ नहीं तो फिर कहाँ गई? शेर लाली को ढूंढते ढूंढते उसी बिल के पास जाता है जहाँ उसने बबली को अपना शिकार बनाया था। तभी शेर की नजर लाली की लाश पर पड़ती है, जो सामने पेड़ के साथ रस्सी के साथ लटकी हुई थी। लाली को यूं देख शेर डर जाता है। इस जंगल में किसी इंसान के अलावा कोई पशु पक्षी यह नहीं कर सकता। आखिर वह कौन है जिसने लाली को इस पेड़ के साथ लटकाया? शेर लाली को उधर ही छोड़कर भाग जाता है। शेर बड़ी तेजी के साथ दौड़ रहा था कि तभी अचानक उसके सामने बबली की आत्मा आ जाती है। बबली को अचानक अपने सामने देख शेर के रंग उड़ जाते हैं। अरे बबली, तुझे तो मैंने मार दिया था, फिर तुम यहाँ कैसे? शेर सिंह, मैं बबली नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मौत हूँ। तुमने मेरे मासूम बच्चों से मुझे और मेरे पति को छीन लिया। मैं तुम्हारे परिवार की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। मैं तुम सबको मार डालूंगी। बबली, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कभी भी किसी का शिकार नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। शेर बबली की बातें सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और पीछे को दौड़ने लग जाता है। शेर जिस तरफ भी भागता था, बबली उसके आगे आ जाती थी। शेर बहुत ज्यादा थक गया था और वह बबली की विन्नतें करने लगता है। कालू भाई, मुझे आपकी बात सच लग रही है। मुझे लग रहा है कि बबली बहन की आत्मा वापस आ गई है। इस लोमड़ी को भी उन्होंने ही मारा है। मोंटू भाई, आप बच्चों के पास रुको। मैं और नीलू बहन शेर की गुफा के पास देखकर आते हैं। रास्ते में नीलू और कालू की नजर शेर की लाश पर पड़ती है, जो कि एक पेड़ के साथ लटकी हुई थी और उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। अरे नीलू बहन,
हो ना हो ये बबली बहन ही है। हमें जल्दी से शेर की गुफा के पास जाना होगा, वरना वह शेर के बच्चों को भी मार देगी। तुम्हारे पति और तुम्हारे खास खदीमा को तो मैंने मार दिया, अब तुम भी मुझसे नहीं बच पाओगी। तुम वही गाय हो ना जिसे एक दिन पहले मेरे पति ने शिकार बनाया था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारे बच्चे अभी दुनिया में आए हैं तो मैं बहुत दुखी हुई। मैंने अपने पति को बहुत बुरा भला कहा। मैं एक माँ हूँ, जानती हूँ कि बच्चों का माँ के बिना जीना बहुत खतरनाक है। इतने में नीलू और कालू भी वहाँ पर आ जाते हैं। बबली बहन, इन्हें छोड़ दो, ये भी एक माँ है। जिसको सजा मिलनी थी मिल गई, इन्हें दूसरे जंगल जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि कभी भी अपने बच्चों को इस जंगल की तरफ लेकर नहीं आऊंगी। नीलू और कालू के कहने पर बबली शेरनी और उसके बच्चों को छोड़ देती है। शेरनी को अपने पति से बिछड़ने का बहुत दुख था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। वो बच्चों को उनके पिता के बारे में कुछ भी नहीं बताती। बबली और बबलू के जाने से जंगल की खुशियां वीरान हो गई थी, लेकिन अब उसके नन्हे नन्हे बच्चे उन खुशियों को दोबारा से आबाद करने वाले थे। बबली अपने बच्चों से मिलने आती रहती थी। बेटा, तुम्हारा नाम बबली, तुम्हारा नाम बबलू और तुम्हारा नाम गोलू है, जो तुम्हारे दादा का नाम था। यूं सभी हंसी खुशी जंगल में दोबारा से रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी भी जानदार पर जुल्म नहीं करना चाहिए और पक्षियों का शिकार नहीं करना चाहिए, खास तौर पर उस मौसम में जब उनके अंडों से बच्चे निकलते हैं। मैं ही हूँ जो तुम्हें भोजन लाकर देती थी और तुम्हारा संदेश राजा जी के पास लेकर गई थी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है, मेरे रास्ते से हट जाओ। चील बड़ी ही बेरहमी से चिंटू मिंटू पर वार करता है और उन्हें एक ही झपट्टे में खा जाता है। कालू के घोंसले के पास एक अंधा चील रहता था। लगता है आज रात मुझे भूखा सोना पड़ेगा। किसी भी पक्षी ने मुझ पर दया करके मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। चील को मालूम था कि कोई ना कोई पक्षी उसके पास जरूर बैठा है। पक्षियों के परों की पनपनाहट से वह जान जाता था कि कोई ना कोई पक्षी उसके पास आया है। कालू रोज चील के पास आता और फिर बिना कुछ कहे वापस अपने घोंसले में आ जाता। गोरी, इस बेचारे चील की भी भला कोई जिंदगी है। यह खुद से भोजन लाने के लिए कहीं आ जा नहीं सकता, बस दूसरों से भोजन मांगकर गुजारा करता है और सारा दिन यहीं बैठा रहता है। हाँ कालू, मुझे भी इस चील पर बहुत दया आती है। अगर इसको नजर आता होता तो यह भी हमारी तरह मजे से जिंदगी गुजारता। पता नहीं यह कौन है जो रोज मेरे पास आता है और फिर बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। इस पक्षी ने एक दिन भी मुझे खाना लाकर नहीं दिया। अगर मेरी आंखें ठीक होती तो मैं इसे मजा चखा देता। हो ना हो ये जरूर मेरे पड़ोस में रहता है। अगर किसी भी दिन ये मेरे पंजे के नीचे आ गया तो मैं इसे कुचल दूंगा। नीलू अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर वहां से गुजर रही थी। चील को भूख प्यास से चिल्लाता देख वह चील के पास आ जाती है। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ गेहूं और फल लेकर आई थी, अब ये आप खा लो, मैं और ले आऊंगी। नीलू, तुम बहुत अच्छी हो, तुम रोज मेरे लिए भोजन लेकर आती हो। इसके अलावा कोई भी पक्षी मेरी मदद नहीं करता। नीलू, साथ के जंगल में चील राजा रहता है। अगर तुम उनके पास जाओ और उन्हें मेरे बारे में बताओ तो हो सकता है वह मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर दें या मुझे अपने पास ले जाएं। तुम मेरा ये काम कर दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा आभारी रहूंगा। चील भाई, मैं सुबह होते ही साथ के जंगल की तरफ निकल जाऊंगी और आपका पैगाम चील राजा तक पहुंचा दूंगी। अभी मुझे बच्चों के लिए भोजन लाना है।
ठीक है, तुम सुबह चली जाना। जहाँ इतना समय गुजार लिया वहाँ एक रात और सही। अगले दिन सुबह सुबह नीलू चील राजा को चील का संदेश देने के लिए साथ के जंगल की तरफ निकल जाती है। नीलू चिड़िया काफी लंबे सफर के बाद चील राजा के दरबार पहुंच जाती है। ए छोटी चिड़िया, बता तुझे किससे मिलना है? मुझे राजा जी से काम है, मैं उनके लिए संदेश लेकर आई हूँ। वो पक्षी नीलू को राजा के पास ले जाता है। बताओ छोटी चिड़िया, तुम हमारे दरबार में किसका संदेश लेकर आई हो? राजा जी, ये संदेश एक चील का है जो आंखों से अंधा है। वो बरसों से हमारे जंगल में रह रहा है। वो आंखों की बीनाई ना होने की वजह से कहीं जा आ नहीं सकता। उसे भोजन करने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत पड़ती है। कोई तो उसकी पुकार पर उस पर दया करके उसे कुछ ना कुछ खाने को दे जाता है, लेकिन कुछ बिना मदद किए वहाँ से गुजर जाते हैं। वो बहुत मजबूर है, बहुत बेबस है। उसने मुझे आपके पास भेजा है कि आप उसके लिए कुछ करें। वो बता रहा था कि वो राजा के खानदान से है। छोटी चिड़िया, मैं तुम्हारी बात सुनकर उदास हो गया हूँ। मुझे इस चील की फिक्र हो रही है। हमारे खानदान का हो या ना हो, वो एक चील है जो बाकी पक्षियों से शक्तिशाली होता है। वो अपने से छोटे पक्षियों के आगे हाथ फैलाता है। ये उसके लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। सिपाहियों, इस चिड़िया के साथ जाओ और उस चील को अपने साथ ले आओ। हम उसका इलाज करवाएंगे और उसे वो मुकाम दिलाएंगे जिसका वो हकदार है। वो सभी छोटे पक्षियों को दिखा देगा कि वो भिखारियों के खानदान से नहीं बल्कि राजा के खानदान से है। सिपाही नीलू चिड़िया के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वैसे चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो जो हमारे चील को भोजन करवाती हो और उसके लिए इतनी दूर से जंगल में संदेश लेकर आई हो। उधर नीलू सिपाहियों के साथ चील के पास आ जाती है। चील भाई, मैंने आपका संदेश राजा को दे दिया था और राजा ने मेरे साथ आपको लेने के लिए 2 सिपाही भेजे हैं। आप इनके साथ चले जाओ। मैं आपके लिए दुआ करूंगी कि आपका सफर आसान हो। राजा के सिपाही चील को एक लकड़ी के ऊपर बिठाकर ले जाते हैं। हमारे राजा बहुत दयालु हैं। वह हर एक की ऐसे ही मदद करते हैं। वह किसी का दुख नहीं देख सकते। सिपाही चील को राजा के पास ले आए थे। तुम्हारा सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। यह वाकई बहुत खतरनाक है कि तुम देख नहीं सकते। बिना बिनाई जीना बहुत मुश्किल है। यह सिर्फ तुम ही जानते हो। मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगा और एक दिन तुम भी मेरी तरह देख सकोगे। मैं तुम्हारे इलाज के लिए हर कोशिश करूंगा। राजा जी, आप मुझ पर ये एहसान कर दें। मैं सारी जिंदगी आपका आभारी रहूंगा। सारी जिंदगी आपका नौकर बन के गुजार दूंगा। राजा चील के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाता है। राजा जी, सहराई कुआं के पास एक साधु जी रहते हैं। मुझे यकीन है कि वह साधु जी अपने इल्म से इस चील की बिनाई वापस ला सकते हैं। तो फिर देरी किस बात की? मुझे अभी उस साधु जी के पास ले जाओ। कुछ ही देर में सिपाही राजा को उस साधु के पास ले जाते हैं। इस चील की बिनाई का वापस आना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, इसलिए तुम ऊपर वाले के कामों में दखल अंदाजी करना बंद करो और वह चील जैसे जी रहा है उसे जीने दो। तुम उसके लिए कुछ भोजन का बंदोबस्त कर दिया करो, यही उसके लिए काफी है। भला एक आम चील से एक राजा को क्या खतरा हो सकता है? मुझे तो लगता है आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए बहाने गढ़ रहे हैं। ये हार ले जाओ और जाकर चील के गले में डाल दो, इससे उसकी बिनाई वापस आ जाएगी। राजा जैसे ही जाकर वह हार चील के गले पर डालता है तो चील की बिनाई वापस आ जाती है। चील बहुत ज्यादा खुश होता है और वह राजा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है।
आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आप वाकई एक दयालु राजा हो। मैं आपका ये एहसान पूरी जिंदगी याद रखूंगा। सबसे पहले मैं उस पक्षी को मजा चखाता हूँ जो मेरे पड़ोस में रहता है। जब चील कालू और गोरी के घोंसले के पास जाता है तो वे वहां नहीं थे, सिर्फ उनके अंडे ही पड़े हुए थे। अरे वाह, अंडे देखकर मुंह में पानी भर आया। यह तो मेरा पहला शिकार है। चील कालू और गोरी के अंडे खा जाता है, जो कि बहुत समय के बाद उनके यहाँ हुए थे। वहां से उड़ते उड़ते चील की नजर नीलू चिड़िया पर पड़ती है। अरे वाह, इस चिड़िया के बच्चों का मांस कितना मजे का होगा। अगर यह मिल जाए तो क्या बात है। मेरी वजह से तुम्हारी नजर वापिस आई और तुम मेरे ही बच्चों का शिकार करने की बात कर रहे हो। मैं ही हूँ जो तुम्हें भोजन लाकर देती थी और तुम्हारा संदेश राजा जी के पास लेकर गई थी। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे इस वक्त सख्त भूख लगी है। मेरे रास्ते से हट जाओ। चील बड़ी ही बेरहमी से चिंटू मिंटू पर वार करता है और उन्हें एक ही झपट्टे में खा जाता है। बच्चों का शिकार होते देख नीलू का कलेजा फट जाता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। चील एक ही दिन में कई पक्षियों को शिकार बनाता है, जैसे वह सदियों से भूखा हो। अब मुझे जंगल के राजा का मुकाबला करना होगा और उसे शिकस्त देकर इस जंगल का राज संभालना होगा। चील दिन भर शिकार करके बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया था। वह बहुत बड़ा था। जंगल का राजा उसके आगे कुछ भी नहीं था। उधर चील राजा को मुकाबले के लिए ललकार रहा था। जंगल का राजा सबसे ताकतवर होना चाहिए, इसलिए आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। तुम्हारी बिनाई वापस लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। काश मैंने उस दिन साधु की बात मान ली होती। राजा पर हमला करने के लिए चील राजा की तरफ बढ़ता है कि अचानक उसकी बिनाई चली जाती है। मुझे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा। मेरी बिनाई फिर से चली गई। क्या मैं फिर से भिखारी बनकर जीऊंगा? राजा साधु को दरबार में देखकर समझ गया था और वो अपनी गलती पर शर्मिंदा था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऊपर वाले के बनाए हुए कानूनों में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। वह खूब जानता है, हर राज से वाकिफ है। उसने कोई भी चीज नामुकम्मल नहीं बनाई। वो हर चीज पर कुदरत रखता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और जाते जाते लाइक और शेयर करते जाइए। शुक्रिया।